सुशांत सिंह राजपूत की फोटो वाला मास्क बांट रहे फैंस। सुशांत सिंह राजपूत के निधन से उनके परिवार, दोस्त और फैंस को काफी बड़ा झटका लगा है। सुशांत के जाने के बाद से फैंस तो उनसे जुड़े कई वीडियोज और फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं और अब हाल ही में उन्होंने सुशांत के फोटो के मास्क भी निकाल लिए हैं। दरअसल, सुशांत के फैंस कोरोना महामारी के बीच उनकी फोटो वाले मास्क यूज कर रहे हैं। इस मास्क में एक मैसेज भी लिखा है, जिस्म से हारा हूँ, रूह तो सिर्फ एक परिंदा है। धड़कनें चल रही हैं अभी मेरे भाई, तू अभी भी मेरे दिल में जिंदा है। गोरखपुर में एक ही परिवार के 9 लोगों सहित 27 कोरोना के नए मरीज, अब तक 273 संक्रमित। गोरखपुर में बुधवार को कोरोना संक्रमण के कुल 159 नमूनों की जांच हुई, जिसमें 132 निगेटिव व 27 में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। इसमें 9 लोग बड़हलगंज के लालगंज निवासी पूर्व संक्रमित मिले एक व्यक्ति के परिवार के हैं। अन्य संक्रमितों में ज्यादातर लोग बाहर से आए हैं। अब जिले में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 273 हो गई है। इसमें से 181 लोग स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। 81 मरीजों का इलाज चल रहा है। बड़हलगंज के लालगंज निवासी एक ही परिवार के 14, 22, 08, 18, 22, 09, 07, 35, 55 वर्षीय व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सरदार नगर निवासी 35 वर्षीय व्यक्ति मुंबई, सहजनवा के कटिया निवासी 40 वर्षीय व्यक्ति गौतमबुद्ध नगर, उरुवा के अमोड़ा निवासी 25 व 55 वर्षीय तथा मथखेमकरन निवासी 48 वर्षीय व्यक्ति दिल्ली से आए थे। खोराबार के नागरीपाल निवासी 30 वर्षीय युवक सूरत व 41 वर्षीय व्यक्ति महाराष्ट्र। खोराबार के ही भागलपुर निवासी 35, 65, 48 व 40 वर्षीय व्यक्ति क्रमशः कर्नाटक, गुजरात, मुंबई व महाराष्ट्र से आए थे। खोराबार के मैनपुरा निवासी 43 वर्षीय व्यक्ति सूरत से आए थे। सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया कि सभी के गांव व मोहल्लों को सील कर सैनिटाइज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। स्कूल फीस नहीं की जमा तो बंद की ऑनलाइन क्लास, अभिभावकों ने किया प्रदर्शन। शहर के पिलर्स पब्लिक स्कूल सिविल लाइंस की ओर से स्कूल फीस जमा नहीं कराने वाले विद्यार्थियों की ऑनलाइन क्लास बंद करने और उन्हें ऑनलाइन टेस्ट से बाहर किए जाने के विरोध में अभिभावकों ने बुधवार को डीएम दफ्तर पर प्रदर्शन किया। अब भावकों का आरोप है कि स्कूल प्रबंधन 3 महीने की फीस और एनुअल चार्ज एक साथ जमा कराने का दबाव बना रहा है। लॉकडाउन की वजह से अभिभावक फीस देने में सक्षम नहीं है, मगर स्कूल प्रबंधन दबाव बनाने के लिए तुगलकी फरमान जारी किया है। बुधवार को ऑनलाइन क्लास बंद होने के बाद अभिभावक पहले स्कूल परिसर में जुटे और वह फैसले को वापस लेने के संबंध में ज्ञापन देना चाहा, मगर उन्हें वहां से लौटा दिया गया, जिसके बाद अभिभावक डीएम कार्यालय पहुंचे और प्रदर्शन किया। आखिर में डीएम को ज्ञापन सौंप न्याय की गुहार लगाई है। इस संबंध में स्कूल प्रबंधक से वार्ता नहीं हो पाई। वहीं विद्यालय पर मौजूद कर्मचारी ने बताया कि फीस न जमा होने से स्टाफ का वेतन प्रभावित है। प्रॉपर्टी डीलर गोलीकांड में सम्मिलित 3 अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गुलहरिया थाना अंतर्गत प्रॉपर्टी डीलर आशीष प्रजापति उर्फ छोटू पुत्र अच्छे लाल प्रजापति निवासी झुंगिया बाजार थाना गुलहरिया के ऊपर शाम को झुंगिया बाजार में 9 जून को फायरिंग की गई था। पुलिस त्वरित कार्यवाही करते हुए घेराबंदी की थी। उसमें से 4 बदमाश भागने में सफल हो गए थे। एक बदमाश विपिन सिंह से पुलिस की मुठभेड़ हुई थी, जिसमें बदमाश घायल हुआ था और इलाज के दौरान लखनऊ में मृत्यु हो गई थी। से संबंधित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील गुप्ता ने कड़ा निर्देश दिया था। पुलिस अधीक्षक उत्तरी अरविंद कुमार पांड्या, पुलिस अधीक्षक अपराध अशोक कुमार वर्मा के दिशा निर्देश व क्षेत्राधिकारी चौरीचौरा श्रीमती रचना मिश्रा, क्षेत्राधिकारी अपराध प्रवीण कुमार सिंह के मार्गदर्शन में थाना गुलहरिया व क्राइम ब्रांच की टीम लगाई गई थी। क्राइम ब्रांच व थाना गुलहरिया की संयुक्त टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर रेहर व चौराहा पुलिया से उक्त घटना में शामिल 3 अभियुक्तों को नाजायज असलहे व कारतूस मोटरसाइकिल व नकद धन के साथ दिनेश यादव पुत्र ब्रिजनाथ यादव निवासी जंगल छत्रधारी टोला शाहगंज थाना पिपराई, आकाश उर्फ मंटू कनौजिया पुत्र रामप्रकाश कनौजिया निवासी लालगंज थाना पिपराई, अशोक यादव पुत्र भरत यादव निवासी झुंगिया बाजार थाना गुलहरिया को गिरफ्तार किया। पुलिस लाइन सभागार में प्रेम वार्ता करते हुए पुलिस अधीक्षक उत्तरी अरविंद कुमार पांडे, पुलिस अधीक्षक अपराध अशोक कुमार वर्मा, क्षेत्राधिकारी अपराध प्रवीण कुमार सिंह, क्षेत्राधिकारी चौरी चौरा श्रीमती रचना मिश्रा संयुक्त प्रेस वार्ता कर उक्त जानकारी दी। जॉइंट मजिस्ट्रेट ने बिना रजिस्ट्रेशन व मानक के अनुरूप संचालित न होने वाले हॉस्पिटलों को किया सील। जिलाधिकारी गोरखपुर के विजयेंद्र पांड्यन के निर्देशानुसार शहर में बिना रजिस्ट्रेशन व मानक के अनुरूप अपना हॉस्पिटल न संचालित करने की सूचना पर जॉइंट मजिस्ट्रेट उप जिलाधिकारी सदर गौरव सिंह
सोगरवाल अपनी टीम के साथ शहर के कूड़ाघाट क्षेत्र में कई हॉस्पिटलों जैसे शुभांगी डायग्नोस्टिक सेंटर एवं गिरिजा चाइल्ड केयर, मानवी हॉस्पिटल, हरदेव हॉस्पिटल व जया हॉस्पिटल का औचक निरीक्षण किया, जिसमें पाया गया कि हॉस्पिटल बिना रजिस्ट्रेशन के व आवश्यक मानकों का उल्लंघन करते पाया गया। बिना रजिस्ट्रेशन के पाए गए हॉस्पिटल को सील किया गया व बिना मानक के पाए गए हॉस्पिटल में मरीजों के प्रवेश पर रोक लगाया गया तथा हॉस्पिटल को 7 दिन के भीतर जवाब देने को बोला गया। निरीक्षण में उप जिलाधिकारी सदर, अपर जिला स्वास्थ्य अधिकारी व तहसील सदर के कर्मचारीगण मौजूद रहे। कमलेश पासवान, क्या सांसद को व्यापार करने का कोई अधिकार नहीं? कमलेश पासवान पर पेनेशिया हॉस्पिटल को कब्जा करने के आरोप पर सफाई देते हुए उन्होंने कहा, मेरे ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है कि पेनेशिया हॉस्पिटल को जो मैंने कब्जा कर लिया है एवं विभिन्न लोगों के साथ मैंने विजय पांडे, राज श्रीवास्तव व उनके साथियों के साथ मारपीट किया है। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले कहना व पूछना चाहता हूं कि क्या सांसद को व्यापार करने का कोई अधिकार नहीं है? एक सांसद के तौर पर मेरे ऊपर कोई भी व्यक्ति यह आरोप नहीं लगा सकता कि व्यक्तिगत रूप से मैंने कभी किसी को कोई नुकसान पहुंचाया है। जो लोग व्यक्तिगत तौर पर मुझे जानते हैं उन सबको मालूम है कि पिछले 24 वर्षों के राजनीतिक करियर में मैंने किसी को कोई भी व्यक्तिगत ठेस नहीं पहुंचाया है। जहां तक बिजनेस की बात है, पूरी ईमानदारी के साथ कानूनी प्रक्रिया के दायरे में रहकर राजनीति के साथ साथ साफ सुथरे तरीके से बिजनेस करने का प्रयास किया है, लेकिन हमेशा किसी ना किसी रूप में मेरी राजनीतिक छवि खराब करने के लिए गलत तरीके से मुझे कुछ लोग बदनाम करने की कोशिश करते रहते हैं। जहां तक पेनेसिया की बात है और उसमें डायरेक्टर और हिस्सेदार डॉक्टर प्रमोद सिंह व शेयर होल्डर अनिल सिंह, इन दोनों लोगों का कुल मिलाकर 65% शेयर होल्डिंग है। डॉक्टर प्रमोद सिंह जो कि इस शहर के टॉप सर्जन में से एक है, मैं इनको पिछले 15 वर्षों से व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं। जब से यह पेनेशिया के डायरेक्टर बने, हॉस्पिटल को चलाने के लिए तन मन धन हर तरह से सबसे सहयोग लेकर हॉस्पिटल कैसे चले इस पर प्रयासरत रहे। जब हॉस्पिटल चलने लगा तो विजय पांडे, रामनिवास गोविंद आदि लोगों ने पैसों को लेकर विवाद करना शुरू कर दिया और डॉक्टर साहब को जून 2018 को बलपूर्वक हॉस्पिटल से बाहर निकाल दिया। फिर इन लोगों ने हॉस्पिटल चलाने का प्रयास किया लेकिन फिर से नहीं चला पाए, क्योंकि इनकी नीयत हॉस्पिटल चलाने की नहीं थी बल्कि धन अर्जन करने की थी। फिर यह लोग रामनिवास आदि सभी इकट्ठे होकर डॉक्टर प्रमोद सिंह के पास गए और मनुहार किए कि डॉक्टर साहब हॉस्पिटल किसी तरह आप ही चलाइए ताकि हॉस्पिटल का किराया व लोगों का कर्ज, बिजली का बिल आदि खर्चे पूरे किए जा सके, क्योंकि हम लोग हॉस्पिटल चलाकर देख चुके हैं तथा हॉस्पिटल चलाने में हम लोग सक्षम नहीं हैं। डॉक्टर प्रमोद सिंह जी हॉस्पिटल की स्थिति व मरीजों की समस्याओं को देखते हुए सितंबर 2018 हमें हॉस्पिटल को चलाने के लिए तैयार हुए तथा सुचारू रूप से हॉस्पिटल चलने लगा। लेकिन जब डॉक्टर साहब ने हॉस्पिटल का हिसाब देखा तो पाया कि इन 4 महीनों में हॉस्पिटल पर बाजार का काफी ज्यादा कर्ज हो चुका है। डॉक्टर साहब ने रामनिवास आदि से बात किया, इन लोगों ने संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। तब डॉक्टर साहब ने अपना अथक प्रयास करके हॉस्पिटल को फिर से चलाया तथा मार्केट के लोगों का यथासंभव कर्ज चुकता किया। 6 महीने पहले डॉक्टर साहब से हमारी मुलाकात हुई तो डॉक्टर साहब ने बताया कि हॉस्पिटल बहुत कर्जे में चल रहा है। सीमेंस कंपनी का लगभग 4 करोड़ रुपया, मकान मालिक का किराया व अन्य लोगों का काफी पैसा देना है। हमारे और डॉक्टर साहब के बीच में शेयर को लेकर बातचीत हुई और कैसे कैसे लोगों का लोन चुकता करना है उस पर भी विस्तार से बातचीत हुई। हम दोनों के बीच में सहमति बनी जिसमें डॉक्टर साहब को सहयोग देने के लिए और हॉस्पिटल को सुचारू रूप से चलाने के लिए आपस में समझौता हुआ कि जब एनसीएलटी का मुकदमा कानूनी रूप से खत्म हो जाएगा तब हम आपस में बैठकर बातचीत कर लेंगे। जहां तक मेरे नाम को निदेशक से जोड़ा जा रहा है उस प्रक्रिया को कंपनी लॉ के अनुसार पूरा किया गया है। अगर इन लोगों को आपत्ति है तो इसकी लड़ाई माननीय न्यायालय एनसीएलटी में लड़े और जो भी न्यायालय का आदेश हो हम दोनों पक्षों को इसका आदर करना चाहिए। लेकिन परसों की घटना है कि मुझे जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करके गाली दिया गया एवं अभद्रता की कोशिश की गई, यह कहां तक न्याय संगत है? मैं उस दिन हॉस्पिटल के अंदर ही बैठा था, 40-50 की संख्या में आकर जब यह लोग कर्मचारियों से लड़ाई करने लगे, गेट बंद करके डॉक्टर प्रमोद को और मुझे अपशब्दों का प्रयोग करने लगे, तो मैं ऑफिस से उठकर लोगों से बातचीत करने गया कि आप लोग शांत हो जाएं और ऑफिस में बैठकर बात कर ले। यह वीडियो रिकॉर्डिंग में स्पष्ट रूप से इंगित है कि हॉस्पिटल पर किसी भी तरह का बवाल या झगड़ा ना हो, यही प्रयास किया जा रहा है। जब यह लोग मेरी बात नहीं माने तो मैं वापस अंदर चला गया। पुलिस आई और अपनी कार्रवाई की। चीन ने नेपाल के 10 इलाकों पर किया कब्जा। चीन नेपाल की जमीन हथियाने की फिराक में जुटा है।
वह तिब्बत में सड़क निर्माण के नाम पर नेपाली भूमि पर अतिक्रमण कर रहा है। भविष्य में उसकी इन क्षेत्रों में सीमा चौकी भी बनाने की योजना है। नेपाल सरकार की गोपनीय रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ है। कृषि मंत्रालय के सर्वे विभाग की ओर से तैयार इस रिपोर्ट में 33 हेक्टेयर दायरे में फैले उन 10 इलाकों का जिक्र है जिनमें चीन ने नदियों का रुख मोड़कर नेपाली जमीन पर कब्जा कर लिया है। हुमला जिले में चीन ने सड़क निर्माण के जरिए बागडारे खोला और कर्नाली नदी का रुख मोड़ 10 हेक्टेयर जमीन कब्जिया ली है। वहीं तिब्बत में निर्माण गति विधियों के चलते सिनजन, बुरुजुक और जम्बुआ खोला के रुख में हुए बदलाव से रसुवा की 6 हेक्टेयर भूमि पर उसका कब्जा हो गया है।